हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड एक्स एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्यूशन चैप्टर के अंतर्गत राउट्स नियम यानी एप्लीकेशन ऑफ राउट्स नियम। तो एप्लीकेशन में हम मेनली फोकस करेंगे दो टॉपिक पे। पहला है कि अगर आपका वाष्पशील द्रव है तो उस पे राउट्स का नियम कैसे वर्क करेगा, कैसे अप्लाई होगा। और दूसरा है कि अगर अवाष्पशील द्रव है तो उस पे राउट्स का नियम कैसे अप्लाई करेगा। ठीक है, तो हम आज यहाँ पे यही दो चीज़ों पर फोकस करेंगे। तो पहले तो हमको ये समझना है कि वाष्पशील द्रव कौन से होते हैं और अवाष्पशील द्रव कौन से होते हैं। तो टॉपिक हमारा है कि विलयनों का वाष्प दाब तथा राउट्स का नियम। विलयनों का वाष्प दाब तथा राउट का नियम। ठीक है, विलयनों का वाष्प दाब हमने वाष्प दाब की पहले परिभाषा बता दिया है कि वाष्प दाब क्या होता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे मुख्यतः कि हमारा जो वाष्पशील द्रव है और अवाष्पशील द्रव है वो क्या है। वाष्पशील द्रव का मतलब है कि ऐसे द्रव जो वाष्पीकृत होते हैं, पूर्णतया वाष्पीकृत हो जाते हैं, उनको हम वाष्पशील द्रव कहते हैं। और कुछ ऐसे भी द्रव होते हैं जो वेपोराइज्ड नहीं। तो ऐसे द्रव जो वेपोराइज्ड नहीं होंगे, जो वाष्प में पूर्णतया परिवर्तित नहीं होते हैं, उनको हम अवाष्पशील द्रव कहते हैं। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि जो राउट्स का नियम है वो क्या कहता है। तो राउट्स का नियम ये कहता है कि अगर आपका राउट्स के नियम ये कहते हैं कि द्वित विलयनों में वाष्प दाबों का अध्ययन कैसे करना है। द्वित विलयन का मतलब है राउट्स का नियम, मतलब राउट्स ने जब वाष्पशील द्रव और अवाष्पशील द्रव के वाष्प दाब से संबंधित नियम दिया तो उनका फोकस ये था कि अगर दो आपके द्रव हैं, मतलब दो आपके विलयन हैं, तो वो दो विलयन कैसे वाष्प दाब से रिलेटेड चीजों में राउट्स के नियम को कैसे, मतलब इस द्वित विलयनों में जो वाष्प दाब के नियम होते हैं वो कैसे चेंज करते हैं। तो इसके लिए उन्होंने पहले दिया कि वाष्पशील द्रवों में वाष्पशील द्रवों युक्त विलयनों के लिए द्रवों युक्त विलयनों के लिए राउट्स का नियम के लिए राउट्स का नियम। ठीक, बात को समझिएगा। हमारा जो फोकस है वो है वाष्पशील द्रव। कैसे द्रव? जो वाष्पशील और इसमें विलयन है, तो इसमें हम बात कर रहे हैं द्वित विलयन। कैसे विलयन की बेटा? द्वित विलयन। और द्वित विलयन का मतलब क्या हुआ? दो विलयन। दो विलयन का मतलब क्या हुआ? पहला एक होगा आपका विलायक होगा और दूसरा आपका होगा विलयन। एक होगा विलायक और दूसरा होगा विलेय। अब कौन सा विलयन विलायक है और कौन सा विलयन विलेय है ये दूसरा मुद्दा है, लेकिन आपको समझना ये है कि अगर हम राउट्स के नियम की बात कर रहे हैं कैसे में वाष्पशील द्रवों युक्त विलयनों के लिए, तो वहां पे द्वित विलयन की बात नहीं। और द्वित विलयन में एक ऐसा होगा जो विलायक होगा और दूसरा ऐसा होगा जो विलेय होगा। उनमें से वाष्पशील द्रव जो होगा उसके लिए राउट्स का नियम क्या कहता है ये हम पढ़ने चलते हैं या हम इसको समझते हैं। इसमें इन्होंने कहा कि वाष्पशील द्रवों के एक विलयन में प्रत्येक घटक का वाष्प दाब, पहले इन्होंने कहा था वो समझ लीजिए।
वाष्पशील द्रवों के एक विलयन वाष्पशील द्रवों के एक विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के विलयन में मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। उस घटक के विलयन में मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। उस घटक के विलयन के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। पहले हम लोग इनके स्टेटमेंट पे आते हैं, ये क्या बोलते हैं, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। इसमें इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि वाष्पशील द्रवों के एक विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब, पार्शियल प्रेशर, प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के विलयन में मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। मोल प्रभाज क्या है? मोलर फ्रैक्शन। मोलर फ्रैक्शन क्या होगा? मोलर फ्रैक्शन है कि जो आपका कंपोनेंट है उसका कितना मोल उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, दैट इज द मोल फ्रैक्शन। ओके, अब बोल रहा है कि वाष्पशील द्रव है। पहली कंडीशन ये है कि जब भी आप इस नियम का यूज करेंगे तो फर्स्ट कंडीशन इज कि आपका ऐसा द्रव होना चाहिए जो वाष्पशील द्रवों के एक विलयन बना, इसमें प्रत्येक घटक, अब घटक है तो घटक दो हो सकते हैं, घटक दो से ज्यादा हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहले तो मोटे मोटे दो घटक ऐसे हुए, एक विलायक होगा एक विलेय होगा, पहला घटक हो गया। अब ये भी हो सकता है कि विलायक में अपने आप में कोई एक दो कंपाउंड प्रेजेंट हो, या विलयन जो विलेय है उसमें भी एक दो कंपाउंड या कंपोनेंट उसके प्रेजेंट हो। तो ये क्या हुआ, ये दीज आर द फ्रैक्शनल पार्ट। तो इसमें बोल रहा है कि वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब, अब प्रत्येक घटक का, हर घटक का पार्शियल प्रेशर, हर घटक का पार्शियल प्रेशर उस घटक के विलयन में मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। उस घटक के विलयन में मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, यानी मोलर फ्रैक्शन के समानुपाती होता है। कहने का मतलब है कि कोई भी कंपोनेंट, विलयन का कोई भी कंपोनेंट कितना वाष्प दाब लगाएगा, ये उसके किस पे डिपेंड करता है? उसके मोल प्रभाज पे डिपेंड करता है, और वही उसी मोल प्रभाज के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इसके लिए क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब आ जाइए दूसरे वाले पे, दूसरा पार्ट इसका कहता है कि हमारा जो अवाष्पशील विलेय पदार्थ, दूसरा इसका टॉपिक जो आता है, दूसरा पॉइंट है, वो है अवाष्पशील विलेय पदार्थों युक्त अवाष्पशील विलेय पदार्थों युक्त विलयनों के लिए राउंड का नियम,
अवाष्पशील विलेय पदार्थों युक्त विलयनों के लिए राउल्स का नियम। बात को समझिए, हम ऐसे विलयन की बात कर रहे हैं जिसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ प्रेजेंट है। पहली कंडीशन है, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, व्हाट, दैट द सॉल्यूशन कंटेन्स दिस टाइप ऑफ मटेरियल। यानी विलयन आपका कैसा होना चाहिए, तो ऐसा विलयन होना चाहिए जिसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ प्रेजेंट। अगर अवाष्पशील विलेय पदार्थ प्रेजेंट नहीं होंगे तो ये राउट का नियम वहां पे होल्ड नहीं करेगा। पहले आप कंडीशन समझिए कि जो हम नियम बता रहे हैं वो किस कंडीशन पे फॉलो करेगा। तो कंडीशन ये बनती है कि राउट्स का नियम तभी लग जाएगा जब अवाष्पशील विलेय पदार्थ युक्त विलयन होगा। यानी विलयन में कुछ ऐसे विलेय पदार्थ होने चाहिए जो वाष्पीकृत नहीं हो सकते। एक तो ऐसा है कि विलेय पदार्थ पूरी तरीके से वाष्पीकृत हो जाए, और दूसरा कंडीशन ये बनता है कि वो वाष्पीकृत क्या हो ना हो। ठीक है बेटा, अब आगे समझिए। अब स्टेटमेंट पे आइए। स्टेटमेंट ये कहता है कि किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ युक्त विलयन का अवाष्पशील विलेय पदार्थ विलयन का वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में विलायक के एक निश्चित ताप पर एक वाष्पशील विलेय पदार्थ युक्त एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ युक्त विलयन का वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में विलायक के वाष्प दाब तथा विलयन में इसके मूल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। बात को समझिए। बात इतनी सी है कि आपका जो अवाष्पशील विलेय पदार्थ युक्त विलयन है, इसमें राउट्स का नियम तभी लगेगा जब किसी निश्चित ताप पर, कंडीशन क्या रखी गई कि ताप आपका निश्चित होगा। पहली कंडीशन, एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ युक्त विलयन, मार्क करते चलिए। कंडीशन 2 बन गई, राउट का नियम होल्ड करेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम कहां है? कंडीशन पहली है कि टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि आप ऐसा विलयन लें जिसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ हो। ठीक है, अब इसका वाष्प दाब, ये इतना कंडीशन आपने ले लिया। फिर इसके बाद बोल रहा है कि इसका वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में विलायक के वाष्प दाब तथा विलयन में इसके मूल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है।
ठीक है, किसके बराबर होता है? शुद्ध अवस्था में विलायक के वाष्प दाब तथा विलयन में इसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि कि जो P होगा बेटा शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, इसका P जो होगा वो क्या होगा? P विलायक मल्टीप्लाइड बाई ईटा विलायक। ठीक है, इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब ये है कि P बराबर विलायक का वाष्प दाब, P बराबर विलायक का वाष्प दाब गुणे विलायक का वाष्प दाब गुणे विलायक का मोल प्रभाज। गुणे विलायक का मोल प्रभाज। ठीक है, तो ये कंडीशन बनती है। क्या कह रहे हैं? किसी निश्चित ताप पर एक वाष्पशील विलेय अवाष्पशील विलेय पदार्थ युक्त विलयन का वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में विलायक के वाष्प दाब तथा विलयन में इसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अब आगे चलिए। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन लगाता है इसी में। अब ये बोल रहे हैं कि अगर आपका द्विक विलयन है, तब के केस में क्या होगा बेटा जी? तो ये बोल रहा है कि एक द्विक विलयन के लिए एक द्विक विलयन के लिए क्या होगा कि ईटा विलेय प्लस ईटा विलायक इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ईटा विलायक इक्वल टू 1 माइनस ईटा विलेय। ठीक है, ओके। अब इसका मतलब क्या हो गया? हम जानते हैं, यहां लिखिए, हमें पता है P इक्वल टू हमने क्या बताया अभी? P इक्वल टू बताया P विलायक इंटू ईटा, P विलायक इंटू ईटा विलेय, या P नॉट इसको कर सकते हैं, P नॉट इंटू ईटा विलायक। इसकी जगह पे लिख दीजिए P नॉट और ये 1 माइनस ईटा विलेय। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां से। तो ईटा विलेय जब हो जाएगा तो ये हो गया P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस ईटा विलेय। P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस ईटा विलेय, या यहां से आ जाएगा, यहीं से आप फिर से देखिए। अगर हम यहां से, हमने बताया कि P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस ईटा विलेय। तो यहां से ईटा विलेय क्या आ जाएगा बेटा? ये ईटा विलेय आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, 1 माइनस P अपॉन P नॉट। तो ईटा विलेय इज इक्वल टू P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट। ठीक है, तो यहां से ये फॉर्मूला डिराइव होता है कि मोल प्रभाज ऑफ विलेय इज इक्वल टू P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट, जहां पे P नॉट क्या है?
विलायक का वाष्प, शुद्ध विलायक का वाष्प प्रेशर, वाष्प दाब है, और पी जो है वो क्या है, टोटल प्रेशर, टोटल वाष्प दाब है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला एक डिराइव होकर के आता है। ठीक है, तो यहाँ से कंक्लूड क्या कर सकते हैं आप, कंक्लूड ये कर सकते हैं कि अब यहाँ से फिर क्या कंक्लूजन आएगा, फर्दर कंक्लूजन ये आएगा कि हमको पता है कि पी नॉट अपॉन जो, यहाँ देखिए हमें पता है कि ईटा विलेय ये क्या होता है बेटा, तो ईटा विलेय होता है n अपॉन n प्लस कैपिटल N। ठीक, तब की स्थिति में क्या होगा, तब की स्थिति में होगा P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस कैपिटल N, n अपॉन n प्लस कैपिटल N। ठीक है, अब यदि स्मॉल n से बहुत छोटा है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू n अपॉन कैपिटल। ठीक है, ये आपका बन के आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसको हम बोलते हैं P नॉट माइनस P को, P नॉट माइनस P ये कहलाता है वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन। तो अवनमन है, वाष्प दाब में ये अवनमन है। ठीक, तो यहां से क्या निकल करके आएगा बेटा, यहां से निकल करके आएगा कि एक वाष्पशील विलेय पदार्थ एक अवाष्पशील विलेय तथा एक वाष्पशील विलायक युक्त किसी द्विक विलयन का वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो इसका मतलब यहां से ये आता है कि एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ, एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ तथा विलायक तथा एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ, एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ तथा वाष्पशील विलायक युक्त तथा विलायक, वाष्पशील विलायक आप लिख लीजिए, तथा वाष्पशील विलायक का द्विक विलयन क्या कहलाता है, कार्तिक विलयन, वाष्प दाब में द्विक विलयन, वाष्प दाब में अवनमन में सापेक्ष, वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन का वाष्पशील का द्विक विलयन का वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन विलयन के मोल प्रभाज के बराबर होता है। विलयन के मोल प्रभाज के सापेक्ष अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, सॉरी विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, के विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ तथा एक वाष्पशील विलायक का द्विक विलयन बना रहे तो उसका जो वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन होगा वो किसके बराबर होगा बेटा, वो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होगा। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकल कर के आता है और ये टॉपिक बेहद ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जितने भी फॉर्मूले हैं ये डिराइव करने को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो आप एक बार इसका प्रैक्टिस करिए कि इसको कैसे बेहतर तरीके से आप इजी वे में इसको डिराइव कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसका प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। अगले टर्न पे हम बात करेंगे आदर्श विलयन और दूसरे प्रकार के विलयनों के बारे में। आदर्श और अनादर्श विलयन क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे कि विलयन के कितने प्रकार। अब हम प्रकारों पर आएंगे, तो वहां पे हम देखेंगे कि कितने प्रकार के विलयन हैं और ये जो नियम है विलयन के, ये आदर्श विलयन के साथ में और अनादर्श विलयन के साथ में कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।